प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। अगले कुछ दिनों में आपका फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है और आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछा जाएगा जो 6 अंकों का होगा और इसका उत्तर आपको 150 से 200 वर्ड में देना होगा। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप याद करें, क्योंकि 6 मार्क के कुल आपके पास 3 सवाल होंगे और ये छतरी का 18 अंक बन जाते हैं। तो अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लिया जो आप आगे देखेंगे, तो यकीन मानिए आप 6 अंकों के जो बड़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनका उत्तर अपने एनुअल एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन, और इस चैप्टर से 6 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है, गोल्ड रश से आपका क्या तात्पर्य है? गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक विकास को स्पष्ट कीजिए। अब ये जो सवाल है ये 2 प्रश्नों को मिलकर बना हुआ है। पहले तो आपको गोल्ड रश का जो अर्थ है वो बताना है और फिर अमेरिका का औद्योगिक विकास जो हुआ उसमें इसका क्या योगदान था ये भी बताना है। तो सबसे पहले गोल्ड रश का तात्पर्य क्या है उसको समझ लेते हैं। ये देखिए, 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के इलाके में सोने यानी कि गोल्ड का चिन्ह मिला था और इसके बाद से ही वहां पे गोल्ड रश शुरू हुआ। रश का मतलब होता है आपाधापी। तो ये गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में यूरोप से लोग अमेरिका पहुंचे और इस उम्मीद के साथ वो वहां पहुंचे कि वह कैलिफोर्निया के इलाके से सोना निकालेंगे और उस सोना को बेचकर अपनी तकदीर संवार लेंगे। तो ये गोल्ड रश था। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि गोल्ड रश के कारण अमेरिका का जो औद्योगिक विकास हुआ वो कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई कि गोल्ड रश के कारण अमेरिका में रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया गया। चारों तरफ बड़ी मात्रा में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। दूसरी बात यह हुई कि चूंकि खनन का काम बढ़ा, रेलवे लाइन बिछाने का काम बढ़ा, दूसरे उद्योग धंधे भी वहां पर शुरू हुए, तो चीन से श्रमिक मंगवाए गए और उन श्रमिकों को यहां काम करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही चूंकि रेलवे लाइनों की काफी मात्रा में, काफी बड़ी संख्या में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ था, तो रेलवे के लिए कई तरह के साजो सामान बनाने की आवश्यकता थी और इस कारण से रेलवे के लिए अलग अलग तरीके के साजो सामान बनाने वाले उद्योग धंधे भी अमेरिका में विकसित हुए। इसके साथ ही कृषि उत्पादन में किस प्रकार बढ़ोतरी हो उस पर भी ध्यान दिया गया और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए जिस तरह के यंत्र बनाए जा सकते थे जिससे कि किसानों को कृषि कार्य में मदद भी मिले और कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हो, तो ऐसे यंत्रों का उत्पादन शुरू किया गया। और इन सब का एक बहुत बड़ा परिणाम ये हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें या फिर हम कनाडा की बात करें, तो इन दोनों ही जगहों पर कई सारे औद्योगिक नगरों का विकास भी हुआ। तो ये
इस प्रश्न का उत्तर है। पॉइंट वाइज उत्तर दिए हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें और ये अगर प्रश्न पूछा जाता है तो बस ऐसे ही आंसर आपको लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों कर दिया गया और उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि क्या कारण थे उसको हम समझ लें। तो ब्रिटेन और फ्रांस से अमेरिका आए हुए कुछ प्रवासी वो होते हैं जो दूसरी जगह से आकर के किसी दूसरे जगह पे बस जाते हैं। तो अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस से ऐसे ऐसे लोग आए थे जो अपने घर में छोटे बेटे थे और वहां ये नियम था कि संपत्ति पर बड़े बेटे का अधिकार होता था, छोटों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। इस कारण से वो लोग चूंकि अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे छोटे बेटे होने के कारण, इसलिए वह अमेरिका आ गए और यहाँ पर वह जमीनों के मालिक बन जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मूल बासिंदों को अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। दूसरी बात ये हुई कि अमेरिका में चूंकि जमीन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी, तो ये लोग वहां पर ऐसी फसलें उगाना चाहते थे जिससे कि अधिक से अधिक मुनाफा हो, और ये वो फसलें होती थीं जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थीं। तो इसलिए ऐसी फसलों को अमेरिका में उगाया जाना जिससे कि मुनाफा अधिक से अधिक हो, ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि अमेरिका के अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा किया जाए। और ये जो ब्रिटेन और फ्रांस और यूरोप के अन्य भागों से जो प्रवासी आए थे अमेरिका, वे इन मूल बासिंदों को यानी कि यहाँ के मूल जनजातियों को उनकी जमीन से बेदखल करना गलत भी नहीं मानते थे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता था कि मूल बासिंदे जमीन का उपयोग करना जानते ही नहीं थे और उन्हें ऐसा लगता था कि सिर्फ उन्हें ही जमीन का सही उपयोग करना पता है, इसलिए मूल बासिंदों से जमीन ले लिया जाना चाहिए। और अब किस तरह से मूल बासिंदों को उनकी जमीन से अलग किया जाए, उसके कई सारे तरीके थे। उन तरीकों को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला तो उन्होंने धोखाधड़ी के सहारे मूल बासिंदों से ज्यादा जमीनें ले ली और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही हालांकि मूल बासिंदों के साथ जब उनका समझौता हुआ था, तो जो पैसा उन्होंने उन्हें देना स्वीकार किया था, अंत में वो पैसा भी उन्होंने मूल बासिंदों को नहीं दिया। यानी कि वादा करने के बाद भी वो अपने वादे से मुकर गए थे, जिससे कि मूल बासिंदों को उनकी जमीन का जो सही दाम मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। और जमीन बिक्री के समझौते पर जब दस्तखत हो जाता था, तो उसके बाद उन्हें अपनी जमीन से हटने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था, लेकिन इन समझौतों के बावजूद मूल बासिंदों को उनकी जमीन से हटने के लिए बाध्य किया गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मूल बासिंदों को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए और उनको वहां से भगाने के लिए फौज तक का इस्तेमाल किया गया। जैसे वहां का एक कबीला था जिसका नाम था चिरोकी कबीला, और चिरोकी कबीला के लोग बहुत ही बहादुर होते थे और वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो उनको उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए और उस इलाके से उनको खदेड़ देने के लिए अमेरिकी फौज का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। और जब भी इन प्रवासियों को जो यूरोप से आए थे, जैसे इंग्लैंड से या फ्रांस से आए थे या स्पेन से आए थे,
तो इनको ये पता लगता था कि अमेरिका में कहीं पर सीसा है या फिर सोना है या फिर कोई अन्य खनिज पदार्थ है, तो फिर उस जगह से वहां के मूल बासिंदों को स्थायी रूप से हटा दिया जाता था ताकि इन खनिजों का खनन हो सके और उसे बेचकर अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। तो 11वीं क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर बोझ कम हो और ये रेडीमेड नोट्स उनके साथ हमेशा उपलब्ध रहे ताकि अपने समय पर और जब भी उनको समय मिलता हो और अपने स्पेस में वो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से बार बार पढ़ सकें और याद कर सकें, इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और हमें आप कमेंट बॉक्स में यह लिखकर भी बता सकते हैं कि किस तरह का वीडियो आप आगे देखना चाहेंगे। हम उसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि ये चैनल स्पेशली क्लास 10, 11, 12 के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है ताकि उनको रेडीमेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सन 1970 के दशक में आए बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सवाल है। चलिए देखते हैं 1970 के दशक में हुए बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई कि लोगों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी, क्योंकि अभी तक मूल निवासियों के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध नहीं थी और जो भी जानकारियां उपलब्ध थीं वो प्रवासियों के नज़र से उपलब्ध थीं और अब लोग मूल निवासियों को नए रूप से समझना चाहते थे। दूसरी बात ये हुई कि लोगों ने अब इस बात को स्वीकार किया कि मूल निवासियों की जो संस्कृति है बहुत ही विशिष्ट संस्कृति है और बहुत ही उत्तम संस्कृति है, अच्छी संस्कृति है। तो इस रूप से उनको देखा जाने लगा और चूंकि ये जो मूल निवासी थे प्रकृति के साथ उनका विशेष संबंध होता था, इसलिए प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी अपनी विशिष्ट पद्धतियां थीं और अब इस बात को भी स्वीकार किया जाने लगा कि प्रकृति और जलवायु को समझने में मूल निवासियों की अपनी अलग तरह की पद्धति होती थी। तो वो पद्धतियां क्या थीं, उनका प्रकृति के साथ क्या संबंध था, इसको समझने की कोशिश की जाने लगी। और अब मूल निवासियों को उनके जो अलग अलग तरीके के धरोहर थे, जैसे उनके कपड़े, अपने आप को सजाने का, उनके चित्रकारी करने का तरीका या उनके द्वारा बनाए हुए हस्तशिल्प, ये चूंकि बहुत ही विशिष्ट होती थीं, इसीलिए इन धरोहरों को अब लोगों ने सराहना शुरू किया। ये एक खास बात हुई। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जनजातियों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कि अलग अलग विभाग खोले गए। साथ ही बहुत सारे नए संग्रहालय खोले गए और जो पुराने संग्रहालय यानी कि म्यूजियम्स थे उनमें जो मूल निवासियों की कलाकृतियां थीं उनको रखा गया ताकि लोग उनके बारे में जान सकें। यहां तक कि मूल निवासियों ने अपना इतिहास स्वयं लिखना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा चेंज था, ताकि ओरिजिनली मूल निवासी क्या होते थे, उनका जीवन कैसा होता था, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। और अब मूल निवासियों की संस्कृति को आदर की दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। साथ ही मूल निवासियों का अपनी जमीन के साथ जो जुड़ाव था, अपनी जमीन के साथ जो उनका मातृभाव का संबंध था, उसको भी आदर मिलने लगा। तो ये सारे बदलाव थे जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में देखे गए। तो बच्चों, आज हमने ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो 6 नंबर के हैं। इन्हें आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि
6 नंबर के प्रश्नों में आपके एनुअल एग्जामिनेशन में इनमें से कोई भी एक प्रश्न आएगा। सो इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।